सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में ये वाला चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग को कवर करने वाले। ठीक है, ये आपका मैथ्स 1 10th मैथ्स 1 का चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का। अब ये जो चैप्टर ये पूरी आपके एक वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब भी आपको ये नाम आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए। क्या चीज होगा वो होगा टैक्स। क्या चीज होगा? टैक्स। जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग आए तो दिमाग में आना चाहिए टैक्स। अब बात समझ लो, जुलाई 2017 से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स लगते थे। बहुत सारे टैक्स अभी भी लगते हैं, लेकिन जो टैक्स थे ना, सबके अलग अलग नाम थे। जैसे अगर आप कोई चीज बेच रहे खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता था। अगर आप यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, थिएटर में जा रहे हो, सिनेमा थिएटर में जा रहे हो, या कोई इंटरटेनमेंट की जगह पर जा रहे हो, तो वहां पर जो टैक्स लगता था वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इसी तरह से सर्विस टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी टैक्स अलग लगता था। तो ये बहुत सारे टैक्स था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया, गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर रूल बनाया कि 1 जुलाई 2017 ये डेट याद रखो। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये आएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा वो अभी बताता हूँ। 1 जुलाई 2017 के बाद से 1 जुलाई 2017 से अब पूरी इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा, मतलब एक ही टैक्स के अंदर सारे टैक्स आएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बोलेंगे ये कौन सा टैक्स है? इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाएगा तो वही है जो हम लोग बार बार देखते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एमसीक्यू में कि जीएसटी कब लगा था, कब लागू हुआ था? तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 1 जुलाई 2017। एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता है आपका एमसीक्यू का। ठीक है, अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लग गया। अब आप बोलोगे क्या पहले तो सबका अलग अलग टैक्स था, अब एक ही टैक्स कैसे लगेगा? एक टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जीएसटी टैक्स ले लिया। अब इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे टैक्स है, सबको क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग। सबको क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। अब इसके अंदर 5 टैक्स का यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया है। 5 है। एक आपका जीरो रेटेड रहता। क्या रहता? जीरो रेटेड, जिसको आप बोलेंगे 0% टैक्स। एक आपका लो रेटेड रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 5% टैक्स। एक आपका स्टैंडर्ड रेटेड फर्स्ट, जिसको 12% टैक्स बोलेंगे। एक रहता है हमारा स्टैंडर्ड रेटेड सेकंड, जिसमें 18% टैक्स आता है। और एक होता है हाई रेटेड, जिसमें 28% टैक्स आता है। तो जीएसटी में 5 टैक्स आते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 टैक्स आते हैं। अब 5 टैक्स को यहां पर कैसे बता दिया? देखो यहां पर क्या बोला कि जो बहुत जरूरी चीज है, जो चाहे अमीर हो या गरीब हो, जरूरत की चीजें, जो रोज लगने वाली चीजें, जैसे आपका जिसको हम लोग बोलेंगे खाने की चीजें, दाल चावल, ये सारी चीजें, इसको 0% टैक्स में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया? बुक्स हो गई, इसको कहाँ पे डाल दिया? 0% टैक्स में डाल दिया। ठीक है, फिर कपड़ा हो गया या फिर कुछ चीजें हो गया, उसको 5% टैक्स में डाल दिया। ठीक है, तो थोड़ी सी जो मतलब जो ये भी ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके बाद आया 12%। जैसे कि 12% में आपका आ जाता है ड्राई फ्रूट्स आ जाता है, और भी सारी खाने की चीज़ें आ जाती है, ये हो जाए। 18% में आपका कंप्यूटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, ये सारी चीज़ें। और 28% में कौन सा आता है? जो बहुत ब्रांडेड चीज़ होती है या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो ये 28% में आ जाता है, जो बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं भी रही तो इंसान जी सकता है, ऐसी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर आपको लेना है तो फिर 28% पे करो। जैसे आप ब्रांडेड चीज़ें लेते हो तो वहाँ फिर 28% आपको पे करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये 5 टैक्सेस, ये टैक्स को 5 चीज़ों में यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया गया। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे कितना % टैक्स लगता है? एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब जो बहुत ज़रूरी लगने वाली चीज़, उस पर 0% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 0% टैक्स। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको जीएसटी के बारे में ये बता दिया। अब जीएसटी है तो कुछ ना कुछ उसका नंबर होगा। जैसे अब मेरे पास जीएसटी है, मेरे बाजू में या फिर कोई बिजनेस है तो उसके ऊपर जीएसटी है, फिर अलग बिजनेस है, तो बहुत सारे बिजनेस है, तो उनको जीएसटी कैसे पहचानेंगे? कैसे? तो उसके लिए एक नंबर डाल दिया उन्होंने, जीएसटी नंबर, जो कि 15 न्यूमरल्स, अल्फा न्यूमरल्स का आता है। अल्फाबेट भी होता है और नंबर भी होता है, तो अल्फा न्यूमरल्स बोलते हैं। तो 15 यहाँ पे डिजिट का जो कोड आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, GSTIN कोड। ये तो ये जीएसटी का कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 नंबर किस तरह से होते हैं, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 27 ABCDE 1 2 3 4 1Z5।
ठीक है, देखो ये 15 नंबर आपका, ये 2 और 5 4 9 11 हो गया, और ये सॉरी 5 4 9 10 11 11 3 14, एक चीज़ रहेगी ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे आएगा H1Z5, ये टोटल 15 नंबर हो गए जो आपका जीएसटी को आइडेंटिफाई करता है, जीएसटी को बताता है, रिप्रेजेंट करता है जीएसटी को, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे, ये नंबर कैसे कैसे डाला है, तो पहला जो 2 नंबर है वो आपका स्टेट कोड होता है। कौन सा कोड होता है? स्टेट कोड। स्टेट कोड मतलब क्या, अगर 27 है इसका मतलब ये जो बिजनेस है ये महाराष्ट्र से रन हो रहा है, ठीक है, और फिर दूसरे कोड होते हैं तो फिर वो दूसरे स्टेट के हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में अगर आपका बिजनेस है तो 27 यहाँ पे कोड आएगा। तो पहला 2 नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोड। बाद में ये 10 नंबर जो होते हैं ये आपका पैन नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर, जो भी पैन कार्ड से आपने रजिस्टर किया है आपके बिजनेस को, वो नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका कितना बिजनेस इसके ऊपर रन हो रहा है, 1 2 3 4 वो हिसाब से, ठीक है। Z डिफॉल्ट नंबर होता है, और 5 आपका ये जो लास्ट में है यहाँ पे कोई नंबर, वो चेकसम डिजिट होता है जो कि जीएसटी की वैलिडिटी को कंफर्म करता है, इसको चेकसम डिजिट कहेंगे। लास्ट सेकंड को डिफॉल्ट कहेंगे हम लोग, यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर होता है सबका सेम। तो ये 15 डिजिट का नंबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं जीएसटी नंबर। बात आ रही है? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जीएसटी जैसे मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये गुड्स क्या है, ये सर्विस क्या है, ये टैक्स तो समझ में आ रहा है, गुड्स और सर्विस क्या है। देखो आप गाड़ी देखोगे, ट्रक, उसके ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, ठीक है, गुड्स कैरियर मतलब वो गुड्स कैरी करती है। गुड्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, कोई चीज़ जो बेच रहे और खरीद रहे, उसको बोलेंगे हम लोग गुड्स। तो ये गुड्स उसमें आ जाता है। जैसे मैं मोबाइल लेने गया या फिर आपकी मोबाइल की शॉप है तो आपका वो हो जाएगा गुड्स, तो आपका जो भी टैक्स लगेगा वो गुड्स पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है। उसी साथ एक चीज़ होती है सर्विस। अब ये सर्विस क्या है, तो सर्विस आपका रहेगा जैसे स्कूल हो गया, आपकी कॉलेज होगी आपकी, वहाँ पर कोई चीज़ खरीदी बेची जाती है क्या? नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं आपकी चीज़, ठीक है, तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल हो गया, रेल, बस जो सरकारी बस होती है, तो सरकारी बस में कोई चीज़ खरीदते हो, देते हो नहीं, फिर भी पैसा दे रहे हो आप, क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुरियर सर्विस होगी, कुरियर सर्विस ना तो उसका कोई प्रोडक्ट होता है ना तो कुछ होता है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट में अंदर क्या है या किसको देना है, ये मतलब ये बंदा कौन है जिसको हम दे रहे हैं, बस लाकर वो आपके दरवाजे दे देंगे, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा जोमेटो वाला करता है, उसका खुद का सामान होता है क्या? नहीं होता। उसका खुद की दुकान होती है कि वहाँ पे पका के आपको ला के दे रहा? नहीं ना, वो कहीं से लाकर आपको दे रहा, बस ये बीच वाला जो काम है ना वो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस। तो 2 चीज़ होती है, या तो आप कोई चीज़ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उस पर टैक्स लगेगा, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी आपका बिजनेस होता है, उस पर टैक्स लगेगा। तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। बात आ रही समझ में? एकदम सिंपल से कंसेप्ट। अब एक चीज़ समझ लो, अब आप बोलोगे कि इतने सारे प्रोडक्ट है, कैसे समझेंगे इसके ऊपर किसके ऊपर कितना % टैक्स आ रहा है, किसके ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक डाल दिया है HSN कोड। HSN कोड क्या होता है? HSN कोड, अब ये जो HSN कोड है ये गुड्स के लिए, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, बेच रहे हो ना, तो उसके ऊपर HSN कोड आता है। जैसे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप बना रहे हो क्लॉथ बना रहे हो, तो जो भी क्लॉथ बना रहे हो, क्लॉथ में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। कॉटन का क्लॉथ अलग होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, तो सबका अलग अलग एक कोड है, HSN कोड, और उस कोड से पता चलता है कि इसके ऊपर GST कितना लग रहा है, वो कोड से पता चलता है। समझ में आया? ठीक है। जैसे आप साड़ी बना रहे हो, कॉटन सिल्क साड़ी, तो ये साड़ी, इसके ऊपर आपका एक HSN कोड लग जाएगा 5407 या फिर कुछ आगे। तो ये टैक्स, ये जो कोड आप डालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, GST 5% लग रहा है कि कितना लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। ये किस पे लगता है HSN कोड? गुड्स पर लगता है, ठीक है, गुड्स पर। इसका फुल फॉर्म है, अगर पूछ लिया सर तो इतना पूछेगा नहीं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN कोड, ठीक है। ये गुड्स के लिए होता है। और अगर सर्विस हो गई, जैसे बस सर्विस हो गई, रेलवे सर्विस हो गई, कुरियर सर्विस हो गई, सारी का सर्विस है। अब ये सर्विस के ऊपर लगता है SAC, इसका फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड, जैसी सर्विस रहेंगी वो हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सर्विस के लिए अलग है कोड, SAC कोड है, और गुड्स के लिए कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसके लिए है HSN कोड। तो ये 2 कोड है, इसके अंदर सारी वो क्लासिफिकेशन वैरायटी आ जाती है कि ये वाला कपड़ा है तो इसके ऊपर इतना कोड लगेगा, मोबाइल है तो उसके ऊपर उसका एक HSN कोड रहेगा, और उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि इसका टैक्स इतना है, उसका टैक्स इतना है। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो पूरी सारी चीज़ें इन्होंने बेहतरीन बिल्ड करके रखा हुआ है, डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर बोला है कि जीएसटी रेट कितना है, तो रेट जहाँ पर आ जाएगा वहाँ आएगा परसेंटेज। मान लो आपका 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, तो ये जीएसटी रेट हो जाएगा उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, जीएसटी रेट 18%। रेट जीएसटी रेट हमेशा परसेंटेज में आएगा। और अगर आप बोलोगे कि जीएसटी कितना लग रहा भैया जीएसटी, तो उसको बोलेंगे जीएसटी अमाउंट। अगर रुपीज़ में बात करें तो आप बोलो 100 में 18% जीएसटी लग रहा है, 100 रुपये की वो चीज़ है उस पर 18% जीएसटी लग रहा है। अब वो लगने के बाद कितना होगा, एक चीज़ समझ लो, एग्जाम्पल में एक चीज़ समझ लो। कोई भी प्रोडक्ट आप जब खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका वो प्रोडक्ट मान लो 100 रुपये का है, ठीक है, मान लो 100 रुपये का है। ये वो प्राइस है अभी जिसके ऊपर टैक्स लगा नहीं है, ये उसकी असल प्राइस है, उस प्रोडक्ट की असल प्राइस है। मान लो मैंने कोई भी एक चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मैं वो 100 रुपये का खरीद रहा हूँ, उसकी कीमत 100 रुपया है, ये उसकी असल प्राइस है, अभी टैक्स नहीं लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, अभी लगा नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। 100 पे कितना जीएसटी रेट लग रहा है, 18%। कितना लग रहा है, 18%, तो ये जीएसटी रेट है। टैक्सेबल अमाउंट को आपको जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई करना है, टैक्सेबल अमाउंट को जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का रुपीज़ मिलेगा कि कितना जीएसटी लग रहा है। टैक्सेबल अमाउंट कितना है मेरा, 100 रुपया है, ठीक है, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो चीज़ 100 रुपये की है। अब उस पर 18% जीएसटी है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 18% से। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। टैक्सेबल अमाउंट उस चीज़ पे 18% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसकी कीमत लूंगा और उसको 18% से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब आप बोलोगे सर ये परसेंटेज से तो आज तक मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर क्या करूँ, इसको हटा दूँ? हटा देंगे तो सिंपल हो जाएगा ना, तो हटा देते ना भैया। लेकिन कोई चीज़ लाना या हटाना उसके लिए कीमत लगती है, तो यहाँ पर आपको कीमत तय करनी पड़ेगी कि उसको 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज हटाना है उस चीज़ को, 18 पे परसेंटेज हटाना है तो 18 को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा। तो 100 कैंसिल हो, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 18 रुपीज़। मतलब 100 रुपये की चीज़ पे अगर 18% जीएसटी लग रही है तो वो जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 18 रुपया, ठीक है। हाँ, तो जो हमारी असल कीमत होती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, और ये होता है जीएसटी रेट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा जीएसटी का अमाउंट, असल कीमत, जीएसटी की कीमत मिलेंगी, सिर्फ जीएसटी की, ठीक है। लास्ट में आपको टोटल वैल्यू, जब आपको बिल भरना है तो टोटल वैल्यू लेना पड़ेगा। अब टोटल वैल्यू क्या होती है, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट मतलब जो भी चीज़ खरीद रहे हो उसकी असल कीमत और फिर जीएसटी की कीमत, दोनों को प्लस कर दो। उसकी असल कीमत और जीएसटी की कीमत को प्लस कर दो। उसकी असल कीमत 100 रुपया थी, जीएसटी की कीमत 18 रुपये की थी, अब वो हमको पड़ेगा 118 रुपये का जीएसटी लगने के बाद। तो ये जो 118 रुपये है ये आपकी टोटल वैल्यू है, टोटल प्राइस है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एक जीएसटी लगने से पहले की प्राइस होती है टैक्सेबल अमाउंट, और जीएसटी लगने के बाद उसको जब प्लस कर रहे हो तो बन जाता है टोटल वैल्यू। इसके ऊपर आपका ये प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर दिया तो पूरी प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो है ही नहीं कुछ। पहला चीज़ ये है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आर्टिकल है या एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जीएसटी रेट लग रहा है 18%। यहाँ समझ लो ये चीज़, एक प्रोडक्ट है उसका जीएसटी रेट है 18%, वो प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लग रहा है, वो कितने की कीमत है वो हमको लेना देना नहीं, उस पर कितना जीएसटी रेट लग रहा है 18%। अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो 18% जीएसटी लग रहा है, या कोई भी जितना भी परसेंट लग रहा है, तो इसमें से क्या होता है पता है, आप ये 18% पे तो कर देते हो, लेकिन ये जो पैसा है ये 2 हिस्सों में बंटता है, 2 हिस्सों में बंटता है आगे। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मतलब 18% के हिसाब से, जैसे मैंने इससे पहले वाला लिया उसमें 18 रुपया जीएसटी भर रहे थे हम 100 रुपये के ऊपर, तो अब आधा 9 रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी और 9 रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेंगी। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से एक बिजनेस कर रहा हूँ, कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहा हूँ, तो उस पर 18 रुपया मैं अगर पे कर दिया तो 9 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे जाएंगी और 9 रुपया दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएंगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। सारे जीएसटी का ऐसा होता है। तो एसजीएसटी, अगर जीएसटी रेट 18% है तो एसजीएसटी 9% हो जाएगा, सीजीएसटी 9% होगा। एक चीज़ याद रखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होता है, और इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो जीएसटी मिल जाएगा। बात आ रही समझ में। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 18% जीएसटी है या 12% जीएसटी है, तो एसजीएसटी कितना आएगा, 12 का आधा कर दो 6%।
SGST भी 6, CGST भी 6। अगर 28% GST है तो आधा कर दो, 14% CGST, 14% SGST। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, मिल जाएगा फटाफट। 1 मार्क का क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा है, एक क्वेश्चन वहां पर दिया है, वही ले लेता हूँ। एक घड़ी का बेल्ट कोई खरीद रहा है तो उसकी कीमत है 586 रुपया, 586 रुपीज़। ये घड़ी के बेल्ट की कीमत है, अभी GST इस पर लगा नहीं है। GST इस पर लगेगा 18%। कितना लगेगा? 18% इसके ऊपर GST लगेगा। घड़ी का बेल्ट खरीद रहे हो 586 रुपये का, 18% उसके ऊपर GST लगेगा, 18%। अब जो असल कीमत है उसकी, उसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल अमाउंट। और ये आपका आ गया GST रेट। पहले ही बोला परसेंटेज में जो रहता है वो रेट है। तो मुझे तो पता है कि वो 586 का है, उसके ऊपर 18% GST लगेगा। अब कोई भी सवाल पूछेगा, भाई 18% GST लगेगा, लेकिन कितना पैसा देना पड़ेगा? GST का असल कीमत क्या है? तुम तो परसेंटेज में बता रहा है। तो कीमत बोलने के लिए बोलते हैं अमाउंट, GST अमाउंट। GST अमाउंट निकालना है, मैंने पहले बोला टैक्सेबल अमाउंट को GST रेट से मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सी बात है, जितने में हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसको लिखो और जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। रेट कितना है? 18%। 18% से मल्टीप्लाई कर दो। फिर वही बात कि परसेंटेज हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 लगा दो, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है? 586 को 18 से मल्टीप्लाई करो। पहले 586 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं 586 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कभी भी मल्टीप्लिकेशन है ना, साफ साफ करना है ताकि आगे पीछे ना हो। यहाँ पर गलती हुई तो फिर टाइम वेस्ट होगा। देखो 8 6 48, 8 यहाँ 4 यहाँ 8 8 64 प्लस 4 68 6 8 5 40 प्लस 46 0 यहाँ पर 1 से करेंगे, 1 से तीनों को करेंगे तो वही आंसर आएगा 586। ये प्लस कर दो आप 8, यहाँ पे 14 आएगा, 8 15 आ जाएगा, 5 यहाँ 1 यहाँ 5 5 10, तो ये आ रहा है 10,548। अब आप बोलेंगे अरे बाप, मैंने तो 586 की चीज़ लिया, 10,000 रुपया उस पर GST अमाउंट। तो ये 100 बाकी है, अभी डिवाइड करना बाकी है, इसको 100 हिस्सों में बांटना बाकी है। जब भी इस तरह का कोई नीचे 100 आ गया, 10 आ गया, 1000 आ गया, जीरो वाली कोई वैल्यू आ गई, यहाँ पे जीरो कितना है? 2 है। तो आपकी जो भी वैल्यू है पीछे 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, आपको मिल जाएगा 105.48 रुपीज़। मतलब 586 रुपीज़ का कोई बेल्ट ले रहा है, 18% उस पर GST लग रहा है, तो उसको उसके ऊपर 105.48 रुपीज़ 48 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 150 और 8 आना, ठीक है, जो भी है। अब हमें को निकालना है टोटल वैल्यू, पूरी उसकी कीमत। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? GST का अमाउंट ले लूँ, टैक्सेबल अमाउंट ले लूँगा जो कि 586 है। आप लिखना टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST अमाउंट, ठीक है, फॉर्मूला हिसाब से। टैक्सेबल अमाउंट ले लूँगा 586 है, GST का अमाउंट ले लूँगा जो आया मेरा 105.48। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्लस करने में। कैसे करते बच्चे? 586, अरे भैया पॉइंट कहाँ लगाना, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे पॉइंट नहीं होता है उसके लास्ट में पॉइंट होता है, समझ लो, 0 0 कर देना। अब यहाँ पर 4 प्लस है, ठीक है, प्लस कर दो। 48 तो वैसे का वैसा रहेगा, 5 और 6 11 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। ये कितना आंसर आया? 691.48। और रुपीज़ की साइन सही बनाओ, नहीं तो वो 2 दिखता है। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ गई, पूरी कीमत आ गई। मतलब 586 की कोई चीज़ ले रहे हो, 18% GST लग रहा है, तो उसकी असल कीमत बाद में आपको पे करना पड़ेगा, जो टोटल काउंटर पे वो आएगा 691.48। ये क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा? देखो आप ध्यान दो। एक AC है, वो है, मुझे अमाउंट देख लेने दो, अमाउंट याद नहीं मुझे। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि एक AC है जो 51,200 रुपीज़ की आपको पड़ रही है। टोटल वैल्यू, हाँ, GST वेस्टी लगाकर आखिरी में जब आप बिल कर रहे हो तो इतना रुपीस पड़ रहा है, ठीक है। और इस पे GST जो भी लगा है वो कितना है? वहां पर बोला है CGST 14% है, CGST 14% है। अगर CGST 14 है, 14% है, तो SGST भी 14% आएगा, और GST कितना आएगा? दोनों को प्लस कर दो, 28%। मतलब अगर आप यहाँ पर AC खरीद रहे हो तो 28% GST आपको पे करना है, ठीक है। तो 28% GST उसने पे कर दिया, उसके बाद ये कीमत आई है 51,200। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये वैल्यू? वहाँ पर दिया है टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू, तो मुझे मिल गया टोटल वैल्यू कितनी है? 51,200 रुपीज़। लेकिन ये वैल्यू आई कैसे? टोटल वैल्यू कैसे आती है? अगर आप AC खरीद रहे हो तो AC की कीमत, अब AC की कीमत मुझे पता है, असल कीमत GST लगने से पहले नहीं पता है, जिसको मैं टैक्सेबल अमाउंट कहता हूँ, नहीं पता है, उसको मैं GST के अमाउंट से प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट मुझे नहीं पता है तो मैं लिख दूंगा X, मुझे नहीं पता है ना भैया, तो मैं तो लिख दूंगा X। टोटल वैल्यू तो मुझे पता है 51,200 प्लस GST का अमाउंट कैसे निकालते हैं? GST का अमाउंट, GST कितना है? 28%, 28 लिख दो, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिख दो, मल्टीप्लाई करो।
जीएसटी अमाउंट देखो मल्टीप्लाई किससे होता है, टैक्सेबल अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है। ध्यान दो, जीएसटी अमाउंट हम इससे पहले भी निकाले, 100 में मैंने 18% को इस तरह से करा था, तो ये आपका जीएसटी का रेट था और ये टैक्सेबल अमाउंट था। यहाँ भी ये आपका जीएसटी का रेट है, टैक्सेबल अमाउंट आपका एक्स आएगा, जो हमको नहीं पता है, हमको असल कीमत नहीं पता है ना। अब आप शॉप पर गए, मैंने आपको बताया देख भैया ये वाली जो एसी है ना 51,200 रुपीज़ की फाइनल है जीएसटी लगाकर। तो असल जीएसटी से पहले कितनी वैल्यू थी आपको नहीं पता ना, वो निकाल रहे हैं हम। सिर्फ उससे पूछ लो कि भाई जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है, वो बोलेंगे 28%, ठीक है लगा निकाल लेते फिर 51,200। तो ये टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी का अमाउंट प्लस कर दो, जीएसटी अमाउंट निकालते जीएसटी का रेट लिख लो और टैक्सेबल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो एक्स आएगा, ठीक है, ये 28/100x। अभी देखो ये फ्रैक्शन है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x को 100 से करेंगे 100x आ जाएगा प्लस 28x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 1 सा 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये दोनों को और लास्ट में ये दोनों को, तो यहाँ हो गया 51,200, ठीक है। ये वाला 100 राइट साइड में डिवाइड में, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। 100 में 28 मिला है तो 128x हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं x प्लस x स्क्वायर, अरे कैसे स्क्वायर हो, ऐसे एक पेन प्लस एक पेन, 2 पेन स्क्वायर होता क्या, 2 पेन होगा ना सिर्फ, ठीक है खत्म। तो यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे, मुझे x निकालना है तो 128 को नीचे लाऊंगा, यहाँ पे आपका बच रहा है 51200, यहाँ 100 है और 128 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक चीज़ बताता था यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे फटाफट करना है कवर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रिविजन, ठीक है। हाँ अब 128 512 इसमें कुछ तो भी होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देता है ना तो होता है, मतलब सेम टेबल में आते हो। तो देखो 128 अगर आप 8 के टेबल से करके देखो, 8 1 सा 8, 4 इसको दिए, 8 6 सा 48, बात आ रही समझ में। हाँ ये 8 के टेबल में देखो 8 6 सा 48, 3 इसको दिया, 8 4 सा 32, 0 0, तो क्या आ रहा है 6400, इधर 100 आ रहा है, नीचे आ रहा है 16 के टेबल में 64 4 पे आता है 00, तो ये आपका आ रहा है 400 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 4 लिखो, 4 1 सा 4 और 4 0 आगे लगा दो, मतलब 40,000। असल में उस एसी की कीमत कितनी थी, 40,000 रुपया, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ थी, हमको पड़ी 51,200। इसका मतलब जीएसटी कितना पड़ रहा है, 51,200 में से 40,000 माइनस कर दो, जीएसटी मिल जाएगा। मेरा तो एम यही रहता कि आप फॉर्मूला याद ही मत करो, फॉर्मूला ऑन द टाइम बनाओ ना, यही बनाओ। मुझे पता है भैया कि वो चीज़ मेरे को 51,200 में पड़ी, असल उसकी कीमत थी 40,000, तो ऊपर का क्या है वो जीएसटी है ना, तो बना लो ना यार, काय को याद करने की जरूरत क्या है, जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी का अमाउंट ले लो, जीएसटी अमाउंट क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये है क्या, ये मेरा टोटल वैल्यू है, लिख लो टोटल वैल्यू, माइनस करना है किसको, इसको, ये क्या है टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पर बन गया ना फॉर्मूला, टोटल वैल्यू में टैक्सेबल अमाउंट माइनस करो तो बन जाता है जीएसटी अमाउंट, यही तो फॉर्मूला है। इसको इधर लेकर आ जाओ तो टोटल वैल्यू हमारी पहली वाली मिल जाएंगी, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, बस इधर से उधर घुमा के वो काम करते, और हम लोग सोचते हैं ये भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, ये भी याद कर लेंगे, सब याद करते बैठो। टोटल वैल्यू कितना है आपके पास, 51,200 माइनस टैक्सेबल अमाउंट कितना है 40,000, तो माइनस करो ना, 11,200 बचेगा। ये तो बच्चा बता सकता है ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं बच्चे लोग, बस है ना, उनको समझाने की देर होती है। तो जीएसटी अमाउंट कितना निकल गया 11,200। इस चीज सवाल में एक और चीज़ पूछा जाएगा कि सीजीएसटी अमाउंट कितना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा, इसका आधा कर लो ना भाई, इसका आधा कर लो। हम क्या बोलेंगे, जीएसटी हमने दे दिया, अब तुम आधा बांट लो, ठीक है। इसका आधा कर लो, 11 का आधा कितना होता, 10 का आधा कितना होता 5, 1 का आधा कितना होता 500, 5,500, 200 का आधा 100, तो 5600 हो गया। 5600 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 5600 किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे समझ में, जीएसटी निकल गया, सारी चीजें निकल गई, बस प्रैक्टिस सेट 1 खत्म। यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सेकंड वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ जीएसटी पेएबल के बारे में बोला है। जीएसटी पेएबल क्या आता है, ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा कि जीएसटी असल में भरते कैसे है। अब आप ये चीज याद रखो, जीएसटी पेएबल, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक दुकानदार है ए नाम। अभी देखो कोई भी चीज़ बनती है ना तो मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, फिर वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देता है होलसेलर को, फिर होलसेलर देता है रिटेलर को, फिर रिटेलर देता है कस्टमर को। तो इतना स्टेप में आती है वो, ठीक है। तो मान लो ए एक दुकान है, ये बेचेगा बी दुकान को, फिर बी वाला कस्टमर को बेचेगा। अभी ए और बी की बात करेंगे, एक दुकान है ये, ठीक है। इसने एक प्रोडक्ट लिया, एक चीज़ लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, और वो प्रोडक्ट को के ऊपर जीएसटी भरा 6500 रुपीज़, 6500 रुपीज़। कितना जीएसटी भरा इसने, 6500 रुपीज़। एक कोई भी चीज़ लिया, सिर्फ जीएसटी की कीमत बता रहा हूँ, उसने क्या लिया, कितने का लिया, उससे हमारा लेना देना नहीं, हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे।
तो कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई चीज़ ले लिया दुकानदार ने बेचने के लिए, और उसके ऊपर जीएसटी कितना भर रहा है, 6500 रुपये। अब ए ने यही चीज़ को बी को बेच डाला, बी भी एक दुकानदार है, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। तो बी आपका रिटेलर है, इसने ए से वही चीज़ लिया, लेकिन बी से ए ने जीएसटी लिया, जीएसटी भरो बोलना उसने बोला कि भैया जीएसटी भरो, इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी 6500 नहीं लिया, 8000 रुपया लिया। कितना लिया, 8000 रुपया। असल में ए ने जीएसटी भरा था 6500 रुपया, लेकिन उसने अगली वाली दुकान से कितना लिया जीएसटी, 8000 रुपीज़। अब 8000 रुपया लिया तो असल उसकी जीएसटी की कीमत कितनी है, अगर ज़्यादा कीमत है तो इसने 6500 भरा, बचा हुआ जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, वही होता है आपका जीएसटी रिफंड, जो चीज़ सारी चीज़ें भरते हैं। देखो, इसने चीज़ खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी भरा 6500 रुपया, और जब इसने वही प्रोडक्ट आगे बेचा तो जीएसटी उसने लिया सामने वाले से 8000 रुपया। इसका मतलब इसका भैया का जीएसटी तो निकल गया, ऊपर भी पैसा निकल रहा 1500 रुपया, ठीक है। तो इसने जो ऑलरेडी जीएसटी भरा था ए ने, उसको हम लोग बोलेंगे आईटीसी। ए ने जो ऑलरेडी जीएसटी भर चुका है पहले ही, उसको हम लोग बोलेंगे आईटीसी। इसको बोलेंगे आईटीसी। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एक होता है ओटीसी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसको याद रखना, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब हम चीज़ खरीद रहे हो और उस टाइम जीएसटी भरे, उसको इनपुट टैक्स। मतलब भैया ए ने 6500 रुपया ऑलरेडी भर चुका है, अब बी से वो ले रहा है 8000 रुपया। बी से क्या ले रहा है, 8000 रुपया। तो यहाँ पर सवाल में पूछा रहेगा जीएसटी पेएबल कितना रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी ए को कुछ जीएसटी भरना बाकी है, वो कितना रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 8000 है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओटीसी, आउटपुट टैक्स, जो ए ने किसी दुकानदार से लिया वो ओटीसी रहेगा, माइनस जो उसने ऑलरेडी भर दिया वो रहेगा आईटीसी। तो ओटीसी में से आईटीसी माइनस करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, 8000 में से 6500 माइनस करेंगे तो बच रहा है ₹1500। इसका मतलब ए को अभी भी 1500 रुपया गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है, क्योंकि जो इससे उसने लिया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की, मान लो वो प्रोडक्ट की असल जीएसटी थी 8000 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेंगी, गवर्नमेंट वेट नहीं करेंगी कि तुम्हारा जब प्रोडक्ट बिकेगा तब मैं जीएसटी लूँगी। इसने जैसे ही जीएसटी प्रोडक्ट खरीदा वैसे ही गवर्नमेंट उसका जीएसटी ले लेंगी 6500 रुपया, ठीक है। लेकिन असल उस पर जीएसटी कितना है, 8000 रुपये। वो बोलेंगे 1500 हम बाद में लेंगे। फिर जब ये प्रोडक्ट बेचेगा इससे वो 8000 रुपये ले लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, इससे क्या करेंगे, वो 8000 रुपया ले लेंगे, 8000 रुपये ले लेंगे। अब ये क्या बोलेंगी गवर्नमेंट की 8000 हमको इसका पैसा दो, तुमने एक चीज़ बेचे है सामने वाले को तो 8000 रुपये हमको चाहिए जीएसटी के तौर पर। तो फिर ये बोलेगा कि भैया मैंने तो 6500 रुपया पहले ही दे चुका था, तो यहाँ पर उसको इनपुट क्लेम करना पड़ेगा कि 6500 रुपया मैंने पहले ही दे चुका। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा प्रूफ, देखो मैंने 6500 पहले ही दे चुका, अब मैं सिर्फ दूंगा 1500। तो गवर्नमेंट बोलेंगी हाँ तुम्हारा यहाँ पर क्लेम हो गया है, प्रूफ है, हाँ आपने 6500 दे दिया, अब आपको जीएसटी जो भरना है वो सिर्फ 1500 रुपया भरना है। तो ये होता है जीएसटी पेएबल, ये होता है जीएसटी पेएबल। जो बाकी जीएसटी बचा हुआ रहता है वो आपको भरना रहता है। इसमें बस इतना ही करना है आपको, जीएसटी पेएबल। हाँ, और आपको ये पूछा रहेगा कि भाई इनको इनपुट कितना क्लेम करना है। क्लेम कौन सा होता है, जो ऑलरेडी वो भर चुका है, 6500 रुपया क्लेम करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, ये इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस स्टेटमेंट 2 में ये पूछा रहेगा। और एक पूछा रहेगा आपका बिल, ठीक है। तो बिल भी मैं बता देता हूँ आपको, इसके बाद बिल बता देता हूँ बिल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बिल होता है जो आप कहीं भी खरीदी करते हो तो जो बिल बनता है जीएसटी का वो इस तरह से होता है। अभी यहाँ पर देखो ये सर्विस का है, सर्विस का यहाँ पे फूड आइटम की बात हो रही है। यहाँ पर किसी ने कॉफ़ी लिया, मसाला टी लिया, मसाला डोसा लिया, मतलब खाने की चीज़ जब आप ले रहे हो वो सर्विस हो जाती है, तो उसका एक बिल बना है। उस दुकान का नाम यहाँ दिया है एड्रेस के साथ, ठीक है। ये इनवॉइस नंबर, इनवॉइस मतलब बिल होता है, बिल का नंबर है, 58 नंबर का बिल था ये, जो भी उनके बुक में होगा। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ पे GSTIN, उस शॉप का GST नंबर, यहाँ पे इनवॉइस डेट, मतलब कौन से तारीख का ये आपका बिल था वो, ठीक है ना। इसके बाद शुरुआत में रहेगा आपका यहाँ पे SAC कोड, क्योंकि सर्विस की बात हो रही, सर्विस अकाउंटिंग कोड रहेगा। क्योंकि कॉफ़ी का ये कोड है, मसाला टी का ये कोड है, मसाला डोसा का ये कोड है। कोड याद करने की जरूरत नहीं होती है, दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ लिया है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कॉफ़ी एक ही लिया है, टी भी एक ही लिया है, डोसा 2 लिया है, ये क्वांटिटी होता है, ठीक है। रेट, एक चीज़ याद रखो, रेट जो होता है ना वो सिंगल का रेट होता है,
एक चीज़ का रेट होता है। तो एक कॉफ़ी का 20 रुपया, एक टी का 20 रुपया और एक डोसे का 60 रुपया, यहाँ पर एक ही का रेट दिया रहेगा, ठीक है। अब जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा यहाँ टोटल अमाउंट रहेगा, टोटल अमाउंट मतलब 21 जा 20, एक कॉफ़ी लिया 20 रुपये का 20, एक टी लिया 10 रुपये का 10, लेकिन 2 मसाला डोसा लिया 60 रुपये का, तो 120 रुपीज़ हो जाएगा, टोटल 150 रुपीज़ हो रहा है। कितना हो रहा है? 150 रुपीज़, ठीक है। अब इसके ऊपर ये सारी चीज़ें, खाने की चीज़ों पे 5% जीएसटी लगता है, जिसमें से CGST 2.5 रहेगा, SGST 2.5 रहेगा, आधा आधा, ठीक है। 2.5% के हिसाब से 20 रुपये पे 0.5 रुपीज़ लगता है GST। तो 0.5 CGST लगेगा, 0.5 SGST लगेगा। ये आपकी प्राइस का टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे लिखते हैं? टैक्सेबल अमाउंट को लेना है 20, उसके बाद ये CGST की अमाउंट और SGST की अमाउंट, तीनों प्लस कर देंगे, आ जाएगा ₹21, ठीक है। वैसे ही 10 0.25 हो जाएगा ₹10.5, ठीक है। हाँ, अब इसका होगा 120 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा? 126, यहाँ ₹126 हो जाएगा। टोटल अमाउंट यहाँ रहेंगे 126 में अगर मैं 21 मिलाता हूँ तो 147 हो जाएगा, 147, 148, 148.5 रुपीज़, मतलब कितना आ रहा है? 148.5 रुपीज़। इतना बिल आ गया है, टोटल बिल यहाँ पर रहता है। इस तरह से इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको अमाउंट निकालने का बोला है। टैक्सेबल अमाउंट लो, रेट लो, मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लो, बस आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका बिल होता है। बिल 2 टाइप का होता है, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर के लिए और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होता है, आपने देखना है, थोड़ा सा चेंज होता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। थर्ड प्रैक्टिस सेट पर जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा। एक जीएसटी होता है IGST, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है? जब मान लो आपका प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप महाराष्ट्र में हो और उस प्रोडक्ट को किसी और स्टेट में डालना है, कोई भी स्टेट हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब यहाँ पर काम होता है तो फिर वो जीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सवाल MCQ में पूछ सकता है कि जब टू इंटर स्टेट में अगर काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा? 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में काम हो रहा है तो वहाँ जीएसटी लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, IGST, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि IGST कौन कलेक्ट करता है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है? तो ये IGST जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता। समझ लो बात, ठीक है। इसके बाद ये तो सिंपल सा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 से पहले ये शेयर की बात होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 3 जो है वो शेयर्स के बारे में। शेयर्स तो आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी अपने शेयर को डिवाइड करके एक अमाउंट तय करती है, उसके ऊपर शेयर को बेचते खरीदते हैं, ठीक है। तो शेयर में 2 चीज़ आती है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। ये शेयर्स की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू वो होता है जो शुरुआत में जब ये IPO निकला था इस कंपनी का, तो तब वो कितने में बिक रहा था, वो होता है फेस वैल्यू, ठीक है। हाँ, तब वो कितने में, शुरुआत में कितने में बिका था, कितने में उसकी शेयर को बेचा गया था, तो वो होता है फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू होता है कि अभी करंट में उसकी कीमत कितनी है, उस शेयर की अभी करंट में कीमत कितनी है, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू की बात करेंगे कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अगर बड़ा है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अगर बड़ा है, मान लो मैंने एक शेयर, मेरी कंपनी का एक शेयर डाला, 5 रुपये में मैं डाला था, मैंने शुरू में जैसे ही डाला था, आज वो 10 रुपये का हो गया। इसका मतलब मैंने जब डाला था तब उसका फेस वैल्यू था 5 रुपीज़, जो पेपर पे रहता है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। आज वो 10 रुपये का हो गया, मतलब मेरा शेयर्स की कीमत बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी ना, मार्केट वैल्यू बढ़ गया ना। तो जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो शेयर जो होता है वो प्रीमियम में होता है। शेयर जो होता है प्रीमियम में, क्या बोलेंगे? प्रीमियम में। शेयर अच्छा चल रहा है, शेयर प्रीमियम में, ठीक है। अगर फेस वैल्यू जो इसके कागज़ पे जो कीमत है आज भी उसकी मार्केट में वही कीमत है, दोनों सेम है, तो हम लोग बोलेंगे शेयर इज एट पर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, मतलब जब जो उसके कागजात पे, जब वो IPO निकला था, जब कागजात पे फेस वैल्यू की कीमत जो थी आज उसकी कीमत गिर गई है शेयर की, तो हम लोग बोलेंगे कि वो शेयर डिस्काउंट में मिल रहा है, शेयर इज एट डिस्काउंट। ये 3 चीज़ याद रखना, शेयर काय पे मिल रहा है? डिस्काउंट पे मिल रहा है। बात आ रही समझ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, डिविडेंड निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का यहाँ पर टेबल पूछा जाता है, ठीक है। एक बार पूछा गया है इससे पहले, क्या बोला यहाँ पर? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और शेयर काय में है,
तीन ही चीज़ होता है, या तो प्रीमियम, या तो पार, या तो डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फेस वैल्यू उसकी 10 है, मतलब उसके कागजात पे 10 रुपये की वो शेयर था, लेकिन आज वो 7 रुपये प्रीमियम में चल रहा है। प्रीमियम में चल रहा है इसका मतलब बढ़ गया है, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो 10 रुपये से 7 रुपया अब और बढ़ गई है, मतलब 10 और 7 को प्लस कर दो। जब भी प्रीमियम रहेगा ये दोनों को प्लस कर देना, मार्केट वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब आज वो शेयर जो है 17 रुपये में बिक रहा है, 10 रुपये का शेयर 17 रुपये में बिक रहा है, इसका मतलब उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 7। पहले वो शेयर था 25 रुपये का, आज बिक रहा है 16 रुपये में। 16 रुपये में शेयर की कीमत कितनी गिर गई, 9 रुपये गिर गई। तो 9 रुपीज़ डिस्काउंट पे चल रहा है, डिस्काउंट एट 9 रुपीज़ डिस्काउंट पे वो शेयर चल रहा है, मतलब सस्ता बिक रहा है वो शेयर। तीसरा बोला है एट पार, मतलब 5 रुपये का आज उसकी मार्केट वैल्यू है। पार होता है तो जो मार्केट वैल्यू रहती है वही फेस वैल्यू रहती है। आप तो ठीक है, बच्चे होशियार हो गए, ठीक है। हाँ, ये डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलो इसको। यहाँ पर क्या बोला है कि अमूल जो है उसने 50 शेयर, देखो क्वेश्चन समझ लो, अमूल परचेज 50 शेयर, 50 है जो रुपीज़ नहीं है, उन्होंने बोला कि 50 शेयर, 1 शेयर 2 शेयर ऐसे करते करते 50 शेयर लिया उन्होंने, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी और मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ थी, ठीक है। और कंपनी देती है 20% का डिविडेंड। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, मतलब उसको पैसा कितना वापस मिल चुका है जो भी उन्होंने लगाया उस पे से। सबसे पहले आपको निकालना होता है सम इन्वेस्टेड। अब आप बोलोगे क्या है ये सम इन्वेस्टेड? सम इन्वेस्टेड हमारी भाषा में बोलेंगे तो भैया तूने मार्केट में कितना पैसा लगाया, ये होता है सम इन्वेस्टेड। इंग्लिश में उसको सम इन्वेस्टेड कहते हैं कि हमारा कितना पैसा लगा है इस शेयर पे। तो यहाँ पर शेयर कितना है, 50। और एक चीज़ समझ लो, शेयर जो होता है वो खरीदा और बेचा जाता है मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू कितनी है, 80। 100 रुपये में नहीं खरीदेंगे, 80 रुपये में खरीदेंगे, ठीक है। अब भैया ने 50 शेयर लिया 80 रुपये में, 80 रुपये में 50 शेयर लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक शेयर लेता हूँ 80 रुपये का, तो 1 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 80 रुपये। मतलब एक शेयर 80 रुपये का ले रहा हूँ तो मुझे 80 रुपये देना पड़ेगा। 2 शेयर ले रहा हूँ जिसकी कीमत 80 है, एक की कीमत, तो अब उसकी कीमत टोटल कितना देना पड़ेगा, 160। मतलब मैं एक शेयर की कीमत लूंगा और जितने शेयर ले रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सम इन्वेस्टेड का यही तो मतलब है कि एक शेयर की कीमत क्या होगा, एक शेयर की कीमत होती है मार्केट वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा जितने भी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर से। ये हो गया आपका, बन गया फॉर्मूला एट अ टाइम बनना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है मेरा भाई। अगर तुम एक पेन ले रहे हो 10 रुपये की है तो उसकी कीमत कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया। कैसे निकाले, 10 × 1, ठीक है। अगर 5 पेन 10 रुपये की ले रहे हो तो उसकी कीमत कैसे निकालेंगे, 10 × 5, 50। कैसे निकालें, मैंने एक पेन की कीमत दिया और नंबर ऑफ पेन, कितनी पेन मैंने लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एक शेयर की कीमत, और एक शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू रहती है, मैंने पहले ही बताया। हाँ, और जितने शेयर मैंने लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मिल गया सम इन्वेस्टेड। अब मार्केट वैल्यू कितना है, 80 रुपया। नंबर ऑफ शेयर कितना है टोटल, 50 शेयर खरीद रहे 80 रुपये के हिसाब से, तो कितना होगा, 8 5 40, और ये 2 0 आगे लगा दो, 4000 रुपीज़ आ गया आपका। सम इन्वेस्टेड कितना हो गया, मतलब उसने इस शेयर पे, इस कंपनी के शेयर पे 4000 रुपया खर्चा किया है 50 शेयर लेने के लिए, ठीक है। अब बात होंगी, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब मुझे देखना है कि डिविडेंड, उस कंपनी ने खुश होकर उसको 20% का डिविडेंड दिया। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर रहता है। तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का डिविडेंड कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, 20% लो और उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये 20% क्या है, ये डिविडेंड का रेट है। मैंने पहले बोला था जो भी परसेंटेज में रहता है उसको रेट बोलते हैं। देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड रेट को मैंने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल जाएगा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड रेट है 20%, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लाऊंगा, फेस वैल्यू कितना है वो भी 100 है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक शेयर जो, अगर तुमने एक शेयर उस कंपनी का एक शेयर खरीदा तो कंपनी की तरफ से तुमको डिविडेंड, साल भर में डिविडेंड मिल रहा है कभी तो 20 रुपये मिल रहा है। इसने कितना खरीदा है, 50 शेयर खरीदा है, तो 50 में कितना मिलेगा, तो टोटल डिविडेंड डालूंगा, जिसको डिविडेंड इनकम भी बोलते हैं। टोटल डिविडेंड आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50, डिविडेंड पर शेयर कितना है, 20 रुपीज़। 5 2 10, 2 0 यहाँ लगा दो, आगे 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। मतलब उसने 4000 कंपनी को दिया था शेयर खरीदने के लिए। अब कंपनी ने एक साल में कितना रिटर्न दिया उसको, 1000 रुपये। वो जो होगा शेयर में बढ़ेगा वो अलग बात है, ये कंपनी की तरफ से मिलता है 1000 रुपया। तो उन्होंने बोला रेट ऑफ रिटर्न कितना है। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड ले लो, इसको बोलेंगे डिविडेंड इनकम। तो ROR का फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम। आप टोटल डिविडेंड भी ले सकते हो, डिविडेंड इनकम, उसको डिवाइड करेंगे सम इन्वेस्टेड के साथ, जितना आपने पैसा डाला है। कंपनी ने कितना पैसा दिया ऊपर, आपने कितना डाला था वो नीचे,
और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई बड़ी बात है इसमें, कुछ भी नहीं। डिविडेंड इनकम कितनी थी अपनी 1000 रुपये, सम इन्वेस्टेड कितना था 4000 रुपये, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। ये तीनों जीरो कट करो, तीनों जीरो कट करो, क्या बच रहा 100 वन सा 100 और नीचे 4, 100 को 4 से डिवाइड करो, 100 का 4 हिस्सा करो तो 25 आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 25%, 25% पैसा उसको वापस आ गया है। सिंपल सी बात है, 4000 रुपये अगर आप डाल रहे हो 1000 रुपये मिल गया, इसका मतलब 25%, एक चौथा हिस्सा आपको पैसा मिल गया है, तो 25% आपको यहाँ पर वापस मिल गया है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, वापस रिटर्न आ गया। बात आ रही समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। यहाँ पर आपका 4th प्रैक्टिस सेट से पहले एक कंसेप्ट आता है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज क्या होता है, ये चीज़ हमारी आम भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं दलाली। क्या बोलते हैं, दलाली, दलाल। तो देखो जो आपका ये होता है शेयर मार्केट, जो शेयर होते हैं कंपनी के, वो आप डायरेक्ट खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि खरीदने के लिए आपके पास फिर लाइसेंस होना चाहिए। अब आप लाइसेंस हर चीज़ का वहाँ पे बनाते तो नहीं बैठोगे, सारी इंडिया तो बनाते नहीं बैठेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते, हम उनसे खरीदते हैं जिनके पास लाइसेंस है। अब लाइसेंस किनके पास है, ब्रोकर्स के पास, दलालों के पास। हमारा दलाल जैसे अभी आज के ज़माने में ऑनलाइन अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे हमारे दलाल हैं। हम यहाँ से खरीदते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाते हम लोग मुंबई, हम यहाँ से खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ परसेंट ब्रोकरेज लेते हैं दलाली। जैसे आप 100 रुपये की चीज़ ले रहे हो तो 0.1 0.2% वो हिसाब से 1 रुपया 2 रुपया वो लोग दलाली ऊपर लेंगे। 100 रुपये का एक शेयर है तो 1 रुपया 2 रुपया हिसाब से दलाली लेंगे, तो आपको वो शेयर पड़ जाएगा। मान लो आपने एक शेयर लिया 100 रुपये का और उस पर दलाली पड़ी 2 रुपया, तो आपको 102 रुपये में पड़ जाएगा। GST के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये ब्रोकरेज होता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक शेयर है जिसकी कीमत है 200 रुपया, मार्केट वैल्यू है, मतलब आप जो भी खरीदेंगे 200 रुपये में खरीदेंगे, तो मार्केट वैल्यू उसके पास उसकी है 200 रुपया, ₹200। आगे बोला है ब्रोकरेज कितना है 0.3%, 0.3% ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज कितना है 0.3%। तो असल में हमको ये खरीदने बाद कितना पैसा टोटल देना पड़ेगा। एक शेयर अगर 200 रुपये का है और 0.3% रुपये ब्रोकरेज है तो कैसा निकालेंगे। अब एक शेयर 200 रुपये का है तो वो शेयर तो 200 का आएगा, तो ब्रोकरेज निकालेंगे। तो ब्रोकरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रोकरेज रेट लेने का, ब्रोकरेज रेट क्या होता है, जो ये परसेंटेज है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू से। ब्रोकरेज रेट है 0.3%, मार्केट वैल्यू है 200 रुपये। अब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे लाना पड़ेगा 100 और इधर आ गया 200, 2 0 कैंसिल। आपके पास बच रहा है 0.3 मल्टीप्लाई 2, नीचे डिवाइड में 1 होता तो नहीं लेना चाहिए, नहीं भी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.6 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि आपको ये शेयर कितने में पड़ा, तो अगर आप परचेस वैल्यू निकालेंगे तो परचेस वैल्यू जो होंगी इसकी, उस शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज अमाउंट रहेगा। मतलब वो मार्केट में कितनी कीमत है उसकी वो, और जो दलाल आप जहाँ से आप ले रहे हो, जिस ब्रोकर के पास से ये ले रहे हो उसको कितना पैसा दिया। तो 200 रुपये की ये शेयर है, इसको ब्रोकर्स को आप दे रहे हो 0.6 रुपीज़, तो आपको टोटल देना पड़ रहा है 200.6 रुपीज़, 200.6 रुपीज़। अब आप बोलोगे प्लस कैसे करें, तो 200 ले लिया मैंने, बोला जहाँ पॉइंट नहीं रहता है जो नंबर में आखिरी में लगाना है। अब ये 0.6 हमेशा याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0 और 6 को प्लस किया और यहाँ पर प्लस करेंगे 200 आ जाएगा। 200.6 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, जब भी कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर शेयर खरीद रहे हो तो ब्रोकर्स को पैसा देना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ब्रोकर्स को देना पड़ेगा तो पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, एक तो शेयर का पैसा और एक तो ब्रोकर्स का पैसा, दोनों देना पड़ेगा। शेयर खरीदने का पैसा अलग, ब्रोकर्स का दलाली का पैसा अलग, तो वो दोनों देना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन जब शेयर को बेच रहे हो, तो आप शेयर को बेच रहे हो, मान लो आपका शेयर है 1000 रुपये का या 500 रुपये ले लेते, 500 रुपये का शेयर है, आप उसको बेच रहे हो। अब ब्रोकर्स बोल रहा है कि भाई मैं इस पे 2 रुपया दलाली लूँगा, बेचने पे भी वो लोग ब्रोकरेज लेते हैं, तो अब वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 500 तो आपको मिलेंगे ना पैसा, हाँ, उसमें से 2 रुपया आप ब्रोकर्स को दोगे, तो अब आपको टोटल 498 रुपये मिलेगा। समझ में आ रही। तो जब आप शेयर्स को बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज को माइनस करो, जब आप शेयर खरीद रहे हो ब्रोकरेज को प्लस करो। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर ये वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ। समझ में